हेलो दोस्तों। तो चलिए आज फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग पार्ट 5 गुनाहों का देवता, जिसको लिखा है सुप्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती जी ने, और सुनाऊंगी आपको मैं आरती। तो चलिए सुनते हैं कहानी गुनाहों का देवता। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में से कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं के खेत, बेर और शहतूत के झाड़, और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफी बाहर देहात का जरा सा नजारा, और इतना शांत वातावरण लगता था कि कोई यहाँ उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरों के पीछे ही महुआ चूता था, और लंबी लंबी घास की दोपहरिया के नीले फूलों की जंगली लतरें उलझी रहती थी। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लतर चढ़ी है, और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाही की मांद है। नागफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के मशहूर रईस साबिर हुसैन काजमी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसु और फूल रखा था, और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी, और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास, फूल, लतर और शायरी का शौक गेसु ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थी। इसलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसु घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाअभिनिष्क्रमण और उसके बाद लतरों की छांव में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साथिन थी सुधा। आम की घनी छांव में हरी हरी धूप में दोनों सिर के नीचे हाथ रखकर लेटे रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, ये वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गेसु सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसकी मालिन ने गिलट का कड़ा बनवाया है, यह सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थी। और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी, और सुधा शायर ना होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसु अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपनी चोटी में सजाती, और उन पर चंद शेर कहने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निर्निमेष पलकों से फूलों को देखती रहती, और आंखों से ना जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी जिंदगी में काफी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा, जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी।
वह भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सुर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुने गए। लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव और उनकी अभिन्नता से वाकिफ थी, और इसलिए जब सुधा की मोटर आकर साइबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी, तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो, चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर, फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंसती। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुश मिजाज साबित कर रखा था, और वह सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बाहर डालकर कहा, गेसु भानो, थोड़ी देर के लिए सुधारनी को हमें दे दो। सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तो जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी, आओ चलो देखें लतर में कुंदरू है। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है, कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बांट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए हुए उसी पर निगाह लगाए वो बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उल्टा करते हुए बोल रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है रोग की हालत में। वो खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच से पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, Why talk of Gandhi? I want no political discussion in class. इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला गई और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कोहनी मार कर गेसु से कहा, ले, फिर क्या है, निकाल चने का हरा सा, खा खा कर मोटे हो मिस उमालकर के घंटे में। गेसु अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दे दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबूदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वो समझ गई यह शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु, बीमारी की हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसु ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ। मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हुई, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? गेसु सन। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु सन, अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर आओ, बाहर जाओ, और आज तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे, चलो बाहर जाओ। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंसती। गेसु ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है, तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खत वत भेजती रहना सुधा, और क्लास टटाकर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसु अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनके जरा दूर पहुंचते ही गेसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरफ फुर हो गईं और थोड़ी ही देर में सुधा और गेसु
बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। सुबह से लटे हल्के हल्के झोंके गेसू की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों से आंख मिचौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रुपहले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छाएं दौड़ रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं को बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छां रहती थी, उतनी दूर तक घास का रंग काफी गहरा हो जाता था और जहां जहां बादलों से छनकर धूप बरसने लगती, वहां वहां घास सुनहरे धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छां किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। गेसू ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी वेड़ी में लगे हुए रेशमी फीते की उंगली को उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहा, वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहा, लुफ्त जो एक दूसरे को देखकर रोने में। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण पर सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसू ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसू उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बरदोश बादलों को न देख बेखबर, तू न कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल में जोर से चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? पता नहीं किसका है, गेसू बोली, लेकिन बहुत सच है सुधी। आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांक लेना और उनके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक, मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता और इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही न पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसू, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में न फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाएं तो कितना मजा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी भी क्या। मैं तो सोचती हूँ गेसू, कभी ब्याह ही ना करूं। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? गेसू थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी तुम। ये शबाब, ये उठान और ब्याह नहीं करेंगी, जोगन बनेंगी। अच्छा चल हट बेशरम कहीं की, खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है? मैं तो ठान ही चुकी हूँ, मेरा क्या। फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेटकर बादल देखती हूँ, गेसू ने मचलते हुए कहा। अच्छा अच्छा, गेसू की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी का क्या, किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। गेसू ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चचाजाद भाई है ना, तुझसे तो पहले उनसे बोलचाल रही होगी? सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसू को छेपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। अब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होगे। नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है, और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है। मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ।
खैर, ये सब बात जाने दे सुधा। जब तू कब ब्याह करेगी? जल्दी ही करूंगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पाकड़ की छां को चीरते हुए एक सुनहरी रोशनी का तार झिलमिला उठा था। हंसते वक्त गेसू के कान में टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खिंच गया। ये कब बनवाया तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे, क्यों? गेसू ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं, वाह। क्यों गेसू, तूने सचमुच के कमल देखे हैं ना? ना, मैंने देखे। कहाँ? असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी ना। ऊंचाहार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती है। बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहां मेरे स्कूल के पीछे के पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती और घर से बुआ एक लंबा सा सोंटा लेकर गालियां देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहां वो किनारे पहुंचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे। तो बहुत रबड़ी मलाई का लालच देकर वो मिन्नत करती, निकल आओ। तो मैं निकलती थी। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को। ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई नहीं वो। आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मजे की है। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। वो तो अब यहीं आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट विदुषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसू ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे, अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट ही गई, अब बैठो। यही बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसू ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, ऐसी अरसौही अंगड़ाई न लिया करो। इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। तब बेहद छेप कर और पायल ने मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो, तुम मजाक समझती हो? एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है, कौन ये ले रहा है अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसू, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो। इस रिदायते तीरगी है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। पहली लाइन के क्या मतलब है? सुधा ने पूछा। रिदाए तीरगी के माने हैं, रिदाए तीरगी के माने हैं अंधेरे की चादर और खाबे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर। इस रिदाए तीरगी है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है और जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेसू, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है। तो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसू ने कहा। चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आ जाओ। सुधा, तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाएं। ये ले, मेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसू ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचक कर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा। वो खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसू बाहर खड़ी थी। चल तो भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे आएगी, अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं है तब तक जितना चाहे कार घिसो। गेसू भी आ बैठी और कार चलती। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपने सुना कि सुधा और गेसू की प्यार भरी नोकझोंक और शायराना बातें। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आने वाले सभी पार्ट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,